नमस्कार आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बकाया रकम के लिए एहतजाज पर अकलास के अहलकार। मुसलसल हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बिजली बहरान के शिकार। और श्रीनगर में माजूर बच्चों के लिए मुनक्किद किया गया खास पेंटिंग कंपटीशन। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में अकलास यानी आजाद कश्मीर लॉक्स एंड सॉ मिल्स एसोसिएशन के रिटायर्ड एहलकार एक बार फिर अपने मुतालबात पूरा करवाने के लिए सरापा एहतजाज हैं। इन लोगों का मसला अपनी पेंशन और बकाया तनख्वाह से जुड़ा हुआ है। एक तवील अरसा बीत जाने के बाद भी हुकूमत की तरफ से इनको सिर्फ दिलासा ही दिया जाता रहा है, मगर हकीकत में इस जानिब कभी कोई ईमानदाराना कदम नहीं उठाया गया। यही वजह है कि अकलास के तमाम अहलकार एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। तो आइए आज इसी पर देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह जिस तरह ये हमें जलील कर रहे हैं इसी तरह इनके बच्चे जलील हों, इसी तरह इनकी बीवियां जलील हों, इसी तरह इनके खानदानों के खानदान जलील हों। ये दर्द है जबरन रिटायर कर दिए गए उस शख्स का जो अपने ही बकाया पैसों के लिए हुकूमत से गुहार लगाते हुए थक गया है। हालांकि ये दास्तान किसी एक फर्द की नहीं है। दरअसल मुजफ्फराबाद में अकलास महकमे की जानिब से रिटायर्ड एहलकार अपने मुतालबात पूरा करवाने के लिए मकामी असेंबली के बाहर सरापा एहतजाज। ज्यादा दिन नहीं बीते जब इन लोगों को वजीर आजम के घर के बाहर प्रोटेस्ट करते देखा गया था। उस वक्त हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी पर यकीन का खमियाजा इन्हें उठाना पड़ा और इन लोगों को न बकाया पैसे मिले और न ही पेंशन और न ही एरियर। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि कंपनी के खाली पड़े प्लॉट को बेचने से जो पैसा आएगा उससे बकाया पैसे अदा कर दिए जाएंगे। अब जबकि प्लॉट भी बिक चुका है और हुकूमत के पास 63 करोड़ रुपए भी आ गए, तब भी इनके बकाया पैसे की अदायगी नहीं हो रही है। अभी हमारा एक प्लाट ऑक्शन हुआ है जिसकी एक किस्त 63 करोड़ रुपया जो अकलास के अकाउंट्स में जमा है और 3 माह से वो जमा है और लोग यहाँ जलील रुसवा हो रहे हैं और मर रहे हैं, लेकिन वो पैसे देने के लिए हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है। कभी एक इजलास का बहाना बना दिया जाता है, कभी दूसरा इजलास, कभी तीसरा इजलास। हमने यहाँ पर भरपूर एहतजाज किया, गले में रोटियाँ डाली, कफन पहने, कब्रें खोदी। ये लोग एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं अपना हक लेने के लिए। ये हुकूमत से भीख नहीं मांग रहे बल्कि थोड़ी सी दरिया दिली दिखाने को कह रहे हैं। जहां हक के लिए भी हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हों, वो इलाका पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहलाता है। ऐसा क्यों होता है कि एक मुलाजिम जो सारी जिंदगी अपनी नौकरी ईमानदारी से करता है उससे एक झटके में निकाल दिया जाता है? ऐसा कोई एक या दो लोगों के साथ नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के साथ होता है। इन पर आवाज तो उठनी ही चाहिए और उठ भी रही है। इनमें से बहुत से लोग बीमार हैं जिनके पास अपना इलाज कराने और मेडिकल चेकअप के लिए भी पैसे नहीं बचे। यहाँ लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। यहाँ लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल शुरू होने से पहले खत्म कर दिया गया है। जहाँ लोग अपने बूढ़े वालिदैन का इलाज नहीं करवा सकते। आज तो नौबत यहाँ आ गई है कि जो क्लास से फारग किए गए लोग हैं वो इंतहाई शदीद बीमार हैं। उनकी अक्सरियत कम और पेश 50-60 लोग शदीद बीमार हैं जिनको हार्ट और हेपेटाइटिस सी और इस किस्म की बहुत संगीन तरीन बीमारियां जो है वो हैं और उनके लिए 10,000 रुपये भी यहाँ से मुहैया नहीं हो रहे हैं। हमारे मुताबिक वरना कुर्सी, वरना कुर्सी, वरना कुर्सी। हुकूमत के लच्चर रवैये से नाराज इन लोगों ने अपने हक को पूरा करवाने के लिए कभी मीरपुर तो कभी मुजफ्फराबाद तो कभी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के दूसरे शहरों में जा जाकर एहतजाज किया, लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं ली। लेकिन इन लोगों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है, न ही तशद्दुद का रास्ता अपनाया है। पुरअमन तरीके से ये लोग अक्सर एहतजाज के लिए आगे आते हैं।
हुकूमत को उसके उन वादों की याद दिलाते हैं जो उसने इन लोगों को बेरोजगार बनाते वक्त किए थे। अगर हुकूमत इनकी बकाया रकम यकमुश्त नहीं दे सकती है तो किस्तों में ही अदा कर दें, क्योंकि अब तो उसके पास पैसे भी आ गए हैं। नाइल इंतजामिया क्लास, नाइल इंतजामिया क्लास, नाइल हुकूमत, नाइल हुकूमत। आज़ाद कश्मीर की इस रियासत के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो जुल्म और नाइंसाफ़ी इखलास के मुतासरीन, उनके लवाकिन, उनके अजीज़ व कारब के साथ हो रही है, इसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। मैं यहाँ पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों और जो अलमबरदार हैं, जो दावा करते हैं कि हम इंसानी हकूक़ के लिए काम करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि किस इंसानी हकूक़ के लिए आप काम कर रहे हो। यहाँ पर इंसानी हकूक़ की पामाली तो आज़ाद कश्मीर की स्टेट के अंदर है, इस रियासत के अंदर है, और फिर ये हमारा एहतजाज आज़ाद कश्मीर असम्बली, कानून साज असम्बली के मेन गेट पर है, और यहाँ किसी को एहसास तक नहीं है कि लोग मर रहे हैं। यहाँ सिर्फ हुक्मरान जो हैं वो अपनी अय्याशियों में, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में, अपने मुराद बढ़ाने में और अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। साल 1973 में अकलास महकमे को क़याम में लाया गया था। उस वक्त तो हालात ठीक रहे, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता गया, कंपनी बढ़ते दबाव का मुकाबला नहीं कर सकी। हालांकि इसे सरकारी सरपरस्ती हासिल थी, लेकिन हुकूमत ने इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। मर्ज बढ़ता गया, जूझू दवा की तर्ज पर ये इदारा अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा और जल्द ही इसके मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। इनमें से कुछ लोग ज़हनी तवाज़ुन का शिकार हो चले हैं और कई बार खुदकुशी करने की कोशिश कर चुके हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया है। अगर कोई हादसा हो गया, कोई इस दौरान कोई वाक़ा हो गया, कोई बंदा अगर जिंदगी की बाजी हार गया, लोग खुदसोजियां कर रहे हैं, बहुत से लोगों को हमने रोक के रखा हुआ है। एक दिन हमारे एक बंदे ने गले में जंजीर डाल के ऊपर से नीचे लटकने की कोशिश की तो हमने उसको बचाया। अगर कोई बंदा मर गया, इसके जिम्मेदार बराह रास्त हुकूमत आज़ाद कश्मीर और बराह रास्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। हम ये FIR दर्ज करवाएंगे। आमदनी का दूसरा कोई जरिए माश न होने की वजह से ये लोग पेंशन की मामूली रकम पर ही मुनहसर हैं, लेकिन जब इन्हें बरसों तक मुकर्रर वक्त पर तनख्वाह ही नहीं मिली तो भला पेंशन कैसे मिल सकती है। इस रकम से पूरे कुंबे का पेट भरना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ मदद तो मिल ही सकती है। लेकिन अफसोस, हुकूमत इन्हें ये भी देने को तैयार नहीं दिखती। तारीख के एतबार से मुसव्वरी निहायत ही आला मकाम रखती है। ये न सिर्फ सकाफती, समाजी और मजहबी हालात की अक्कासी करती है, बल्कि इससे माशी उतार चढ़ाव के असरात का भी बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। अक़वाम की तहजीब व तमद्दुन परखने में भी मुसव्वरी अहम किरदार अदा करती है। मतलब मुसव्वरी एक तरह से तस्वीरी जुबान है जो हर दौर में बोली जाती रही है। ज़माना कदीम से अब तक थोड़े बहुत फ़र्क के साथ इसके मकासद में यकसानियत पाई जाती रही है। यही वजह है कि श्रीनगर में जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों के लिए एक पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने दिखा दिया कि उनका टैलेंट आम बच्चों से कहीं से भी कम नहीं है। उन्हें सही रहनुमाई मिले तो वे समाज और मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। तस्वीर बनाना या मुसव्विरी एक ऐसा फन है जो ज़माने कदीम से ही इंसानों का पसंदीदा मशगला रहा है और आज के दौर में भी मुसव्विरी अपनी एक खास अहमियत रखती है। मगर मॉडर्न पेंटिंग में अपना पैगाम पेश करना उतना ही मुश्किल और दुश्वार काम है। खित्ते के माजूर तलबा के लिए पेंटिंग के इसी दुश्वार मराहिल को आसान बनाने की गरज से महकमे समाजी बहबूद ने शोबे ताल्लुकात आमा के इश्तिराक से एक पेंटिंग कंपटीशन का एहतमाम किया। इस मुकाबले में शोबे पेंटिंग से दिलचस्पी रखने वाले माजूर तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक फने मुसव्विरी के कुछ दिलकश नमूने पेश किए।
ہم چاہتے ہیں کہ جو چلڈرن with ڈسیبلٹی ہے ان میں بالکل ایکول ایبلٹی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر چلڈرن. سو جیسے جہاں پہ ہم انکلوژن کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ ایک ہی اسکول میں پڑھے, ایک ہی پلیٹ فارم پہ بیٹھے, ایک ہی سوشل انٹریکشن ہو ان کی, تو ہمارا بیسیکلی اس میں مقصد یہ بھی تھا کیونکہ ونٹرس ہے, چلڈرن with ڈسیبلٹی کو بہت کم موقع ملتا ہے گھر سے باہر نکلنے کے لیے, اور کسی بھی سوشل انٹریکشن میں ان کو کم موقع ملتا ہے. تو ہم چاہتے تھے کہ اس پینٹنگ کمپٹیشن کے ذریعے ہم ایک ہی اکٹھا کریں ان سب بچوں کو, چاہے ڈفرینٹ ویریس فیلڈ سے تھے, اور ایک ہی جگہ مل کر یہ اپنا شوکاس, اپنا ٹیلنٹ کر سکیں. اس پینٹنگ مقابلے میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات نے قلم اور برش کے ذریعے انسانی جذبات کی عکاسی کر کے اسے کینوس کی زبان پر پیش کیا. انہوں نے رنگوں کے استعمال سے صورت گری کے وہ نمونے دکھائے جو مسلمہ اصولوں کے پابند نظر آتے ہیں. اس موقع پر فن مصوری سے دلچسپی رکھنے والے تمام طالب علموں نے فن مصوری میں اپنی زبردست دلچسپی کا مظاہرہ کیا, اور اصناف مصوری کی مشق کرنے والے ان تمام طالب علموں نے اپنے ابتدائی فن پاروں میں بھی اس کے تمام اصولوں اور پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. آج یہاں پہ ہم پینٹنگ کمپٹیشن تھا, اس لیے ہم بہت سارے بچے آئے ہیں, اور ڈسیبل جو بچے بہت سارے, کسی کو ٹانگ میں پرابلم ہے, کسی کو ہاتھ میں. ہم سب بچوں نے اس میں شرکت کی, پارٹیسپیٹ کیا, اور ہمیں بہت انجوائے کیا پینٹنگ بنانے میں. ہمیں یہاں پر بہت اچھا لگا, ہم اس سے ہماری پینٹنگ سکلز بھی بڑھتی ہے. آج بارش سردی آئی تو آج ہمیں بہت مزہ بھی آیا یہاں پہ تھوڑے سے ڈسیبل بچے بھی ہیں, ان لوگوں نے بھی بہت پینٹنگ کی. اس پینٹنگ کمپٹیشن میں طالبات نے بھی رنگوں کے خوبصورت استعمال کے ذریعے کشمیری ثقافت اور رسم و رواج کو اجاگر کیا. ان طالب علموں کا کہنا ہے کہ آرٹ اپنی پہچان کو اجاگر کرنے اور اظہار رائے کا بہترین ذریعہ ہے. کشمیری طالبات کی آرٹ کے تئیں اس دلچسپی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آرٹ کے شعبوں میں بھی یہاں کی خواتین کسی سے کم نہیں ہیں. مناسب رہنمائی کی جائے تو خطے کے مصور اپنے علاقے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا نام بھی دنیا بھر میں روشن کر سکتے ہیں. ایسے پروگرام اتنے ہی نہیں, یہاں تک محدود نہیں. میں تو کہتی ہوں کہ جو ہماری تحصیل ہے, ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ انشاءاللہ تعالیٰ آفس میں جا کے ہم بھی کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسرز ہیں وہ اس طریقے کے کمپٹیشن کرواتے رہیں. اور اس کے بعد بھی جو بچے پینٹنگ کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ جانا چاہتے ہیں, کلے ماڈلنگ کا ہے, اور بھی ہے پیپر فولڈنگ ہے, تو چھوٹے چھوٹے بچے یہ سب کچھ دکھا سکتے ہیں, اور ان کے پارلر میں بیٹھ کے وہ سب چیزیں کر سکتے ہیں جو سماج کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بھی بہت ضرورت ہے. اور سماج, ہماری سوسائٹی بھی اس سے اچھی بنے گی جب ہم ایکول چلیں گے. اس پینٹنگ مقابلے کا مقصد طالب علموں کے اندر فن مصوری کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ طلبہ کو سماجی طور پر بھی ذمہ دار بنانا اور اپنے شعبوں میں انہیں ماہر بنانا ہے. اس کے علاوہ تصوراتی لحاظ سے بھی انہیں مضبوط بنانا اور ان میں آرٹ سے متعلق جمالیاتی پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے. ساتھ ہی انہیں قومی اور بین الاقوامی سطح پر آرٹ اور کرافٹ کے بڑے مقابلوں میں شرکت کے قابل بنانا ہے. ساتھ ہی ان میں اپنی ثقافت, آرٹ اور کرافٹ سے متعلق آگہی بھی پیدا کرنا ہے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. جمیل ناگری نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت سکردو شاہراہ ایک بار پھر بند ہو گئی ہے. دونوں طرف ملبہ بکھرنے سے عوام پھنس گئے ہیں. سنگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ 10 سال قبل اسکول کی چھت گر گئی تھی, لیکن آج تک اس کی مرمت نہیں ہوئی. تب سے یہ لڑکیاں برف سے ڈھکے ہوئے فرش پر بیٹھ کر پڑھائی کرتی ہیں. پاکستان کے پاس اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. پامیر ٹائمز نے ٹویٹ کیا ہے کہ سکردو میں ایک مسافر گاڑی کے کھائی میں گرنے کی وجہ سے 20 افراد مارے گئے. جموں کشمیر 5 نے ٹویٹ کیا ہے کہ شوپیاں میں حفاظتی عملے کے ساتھ مٹبھیڑ میں ایک دہشت گرد مارا گیا.
खुफिया जानकारी मिलने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल के इम्तिहान में 7,000 से ज्यादा तालिबे इल्मों ने शिरकत की। सबा कश्मीरी ने ट्वीट किया है कि नारी शक्ति पुरस्कार अवार्डी खवातीन से बातचीत के दौरान कश्मीर की आरिफा जान ने अपनी स्टोरी शेयर की और वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली बहरान हर दिन तशवीशनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है। सर्दियों का मौसम भले ही खत्म होने वाला है, लेकिन बिजली कटौती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर साल ये क्राइसिस बढ़ती जा रही है। दियामर जिले के पास बन रहे भाषा डैम से भी मकामी अवाम को कोई फायदा नहीं होने वाला है। हुकूमत बिजली फराहम कराने के बजाय बहाने बनाने में लगी हुई है। कभी कहती है कि दरिया में पानी कम हो गया है, कभी कहती है कि मौसम सरमा में दिक्कतें पेश आती ही हैं। हुकूमत की लापरवाहियों के चलते यहाँ बिजली बहरान हर दिन बढ़ता जा रहा है और अवाम सरापा एहतजाज है। गिलगित बल्तिस्तान के कशरोट इलाके में बिजली कटौती उरूज पर है। बिजली की लोड शेडिंग कोई 1 या 2 घंटे के लिए नहीं हो रही है, न ही 4-5 घंटे बिजली नदारत रहती है, बल्कि यहाँ तो 22 घंटे बिजली गुल रहती है। पूरे इलाके में सिर्फ 2 घंटों के लिए बिजली दी जा रही है। ऐसे वक्त में जब सर्दियों का दौर अभी बाकी है, तब रूम हीटिंग से लेकर दूसरे काम बिजली पर ही मुनहसर है। फिर भी बिजली न होना ऐसा मसला बन गया है जिसकी वजह से इन्हें हर रोज दुश्वारी झेलनी पड़ रही है। इस सिमत में हुकूमत की तवज्जो रागिब कराने के लिए कशरोट के अवाम सरापा एहतजाज है। 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इस वक्त गिलगित शहर में तमाम तरक्याती, तमाम तामीरात, तमाम कारोबार मुकम्मल तौर पर जाम है। हमारी हुकूमत दावा करती है कि हमने 70 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारी हुकूमत ने चंद लोगों को फायदा दिया है, उसको तरक्की का नाम दिया है। आज हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसी का नाम क्या तरक्की है? आके देख लें हमारी हुकूमत के लोग, क्या यही तरक्की है कि अवाम सड़कों पे? हुकूमत से अवाम का ये सवाल बिल्कुल वाजिब है कि अगर आप तरक्की के बड़े बड़े जो दावे करते हैं, क्या यही वो तरक्की है जो आप हमें देना चाहते हैं? जो हुकूमत बिजली नहीं दे सकती, उसके मुंह से तामीर और तरक्की के बड़े बड़े दावे बिल्कुल बेमानी है। जब अवाम बिजली महकमे के दफ्तर पर दरियाफ्त करने के लिए जाते हैं तो उन्हें उल्टे पैर वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि बिजली महकमे के एहलकारों को ही खुद नहीं मालूम कि यहाँ बिजली दोबारा कब आए। सूरत हाल इसलिए भी संगीन हो जाती है क्योंकि महकमे बरक़ियात के बहुत से अफसर बदउनवानी में मुलविस हैं। वो जानबूझकर नाकिस किस्म के ट्रांसमीटर खरीदते हैं जो जल्द ही खराब हो जाते हैं। तमाम फोरमैन से लेके लाइनमैन से लेके सेक्रेटरी तक इनका फौरी तौर पर एहतसाब किया जाए। इन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं इसी बिजली से। फौरी तौर पर हैजल, KIU, सकारपुरी, इन मंसूबों पे बिजली का काम शुरू किया जाए। और हमारा ये भी मुतालिबा है कि CPEC में जितने भी तवन्नाई के मंसूबे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में लगाए जाए। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब यहाँ के अवाम को बिजली जैसी बुनियादी जरूरत के लिए जूझना ना पड़े। मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी का, लोड शेडिंग का मसला हर वक्त बना रहता है। पाकिस्तान ने यहाँ बिजली की कमी को पूरा करने के लिए यकीन दहानी के सिवा कुछ नहीं किया। यहाँ भाषा डैम जैसे मुतनाज़े पावर प्रोजेक्ट पर काम चल भी रहा है, लेकिन उससे बिजली पाकिस्तान को ही मुहैया होगी, गिलगित बल्तिस्तान को नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी मुखालफत की हिम्मत वजीर आला तक में नहीं है। इसीलिए अवाम भी बिजली फराहमी के लिए
वजीर आला से नहीं बल्कि फौजी अफसरान से गुहार लगा रहे। यहाँ पे या जनरेटर ला के लोगों को बिजली दे दे या जाके अंदर नल तर से बिजली आज़ाद करवाए। 4 लोगों के साथ वो मुज़ाकरात नहीं कर सकते पूरे शहर को अंधेरे में। अगर देखा जाए तो सीएम तो कुछ नहीं है इस वक्त। हमारी स्पेशली जो रिक्वेस्ट है वो फोर्स कमांडर और सीएस साहब से है, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि वो इस मामले में मुदाखलत करें। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा के दौरान दर्जे हरारत 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है, इसलिए बिजली की खपत में भी कई गुना इजाफा होता है। लेकिन इस वक्त तो सर्दी ज्यादा नहीं है, फिर भी इतनी ज्यादा लोड शेडिंग क्यों हो रही है, ये बात समझ के बाहर है। वैसे बिजली की ये कटौती सिर्फ आम लोगों के लिए है, क्योंकि वीआईपी लोगों के लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिससे उन्हें 24 घंटे मुसलसल बिजली मिलती है। ये सरासर नाइंसाफी है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज कौन उठाए? बिजली ना होने से तालिब इल्मों की तालीम मुतासिर हो रही है, तो ताजरों का कारोबार भी चौपट हो रहा है। जितना भी वीआईपी कल्चर है इसको खत्म करें। चीफ इंजीनियर साहब नवंबर में रिहाइश पजीर है, उसके गिर्द 50 kV का वो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। सारे स्पेशल लाइनें वहाँ से हैं, उनके लिए बिजली है। सीएम के लिए बिजली है, मिनिस्टर के लिए बिजली है, लेकिन आवाम के लिए नहीं है। कारोबार सारा हम फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। बात सिर्फ बिजली की ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का जालिमाना रवैया हर कदम पर दिखाई पड़ता है। वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर ट्रीट करता है। पाकिस्तान की जानिब से यहाँ भेजे गए अफसर और यहाँ मौजूद पाक फौज तो उन्हें गुलाम से ऊपर कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में कदम कदम पर अवाम को मुश्किलात का सामना। खातून के दिल की बात और इनके जहन में क्या कुछ चल रहा होता है, इसे सिर्फ एक खातून ही बेहतर तरीके से समझ सकती है और उसके छोटे बड़े मसाइल को आपसी बातचीत और सलाह मशवरे के जरिए सुलझाने की ईमानदाराना कोशिश कर सकती हैं। इसलिए इन्हें एक साथ जोड़ने के मकसद से मरकजी हुकूमत की जानिब से खास मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र के तहत खवातीन के लिए न सिर्फ सेंटर खोले जा रहे हैं, बल्कि उनकी हर तरह से मदद की जा रही है, जिसके जरिए उन्हें खुद कफील और मजबूत बनाने में काफी मदद मिल रही है। हालिया दिनों जिला उधमपुर में महिला शक्ति केंद्र की शुरुआत की गई, जिसके जरिए खवातीन को समाजी और इक्तिसादी तौर पर आगे लाया जा सकेगा। मुआशरे में खवातीन के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने की समत में मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ कौमी मंसूबे दूर दराज इलाकों में चलाए जा रहे हैं, जिनके जरिए खवातीन को मुआशरे में आगे लाया जा रहा है, उनकी हर महाज पर मदद की जा रही है। फिर चाहे बात कैरियर ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लिटरेसी और रोजगार से मुतालिक मालूमात से बेदार करने की हो, या फिर उनके हेल्थ न्यूट्रिशन और स्ट्रेस रिलीफ की। हुकूमत के जरिए कायम किए गए सेंटर्स में हर बात का ख्याल रखा जा रहा है। इसी तर्ज पर जिला उधमपुर के ICDS ऑफिस में खवातीन और बच्चों की तरक्कियात की वजारत की जानिब से प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र की शुरुआत की गई। यहाँ पे जो स्पेशली वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनके बारे में कोई वेलफेयर ऑफिसर के आगे हमेशा एक गैप रहता था। अब ये सेंटर खुलने के साथ उस गैप को पूरा किया गया है, जहाँ पे ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स जो हर तरह की काउंसलिंग, किसी डिपार्टमेंट के साथ बात करनी है, कोऑर्डिनेशन के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक वुमेन एम्पावरमेंट में एक बहुत बड़ा कदम है। खवातीन के लिए उधमपुर में शुरू किए गए इस मरकज का मकसद सिर्फ जदीद तरीन दौर की नई नई बातों से आगाह कराने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दूर दराज इलाकों की खवातीन को दरपेश समाजी, मुआशी और इक्तिसादी मसाइल का हल निकालना भी है, जहां खवातीन बिला झिझक अपनी बात को खवातीन एहलकारों से कह सकती हैं।
आसपास के इलाकों की खवातीन को घरेलू तशद्दुद और दीगर मुश्किलात के दौरान उनकी ज़रूरियात के हिसाब से इस सेंटर में हर तरह से मदद फराहम कराई जा रही है। साथ ही साथ मुख्तलिफ सतह की नशिस्त के जरिए इन खवातीन में रोजगार का हुनर भी पैदा किया जा रहा है। जहाँ पे महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक महिला शक्ति केंद्र खोला गया। यहाँ पे वुमेन जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रख सकती है और उनकी प्रॉब्लम्स को जो है एक स्पेशली महिलाएं सुन रही है और उनकी प्रॉब्लम्स को वो हल कर सकती हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र से जुड़े आदाद शुमार पर। मरकजी हुकूमत ने साल 2017-18 में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र नामी कौमी मंसूबे की शुरुआत की थी, जिसकी मियाद साल 2019-20 तक है। मरकजी हुकूमत की जानिब से यूनियन टेरिटरीज में कायम सेंटर के लिए 100% खर्च दिया जा रहा है। साथ ही पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए खवातीन को फायदा पहुंचाने का इंतजाम भी किया गया है। ये जो हमारा महिला शक्ति केंद्र यहाँ पे जो एक सेंटर स्थापित हुआ है, यहाँ पे महिलाओं की अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा औरतें जो हैं वो इसका बेनिफिट ले पाएंगी, क्योंकि ये एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक स्कीम है ये इनको एम्पावर करने के लिए है, उनके राइट्स को जानने के लिए है और उनके पोटेंशियल्स को समझ के आगे बढ़ने के लिए है। मेन बेनिफिट इसका यही है। इस मुहिम के जरिए खवातीन के खिलाफ होने वाले तशद्दुद की वारदातों को कम किया जा रहा है और अगर ऐसा कोई वाकया रूनुमा होता है तो यहाँ मौजूद खवातीन एहलकार उस मुतासिरा खातून की काउंसलिंग करते हैं। इदारे के जरिए खवातीन के लिए मोटिवेशनल कैंप्स भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। खवातीन को जिंदगी में आगे बढ़ाने में ऐसे मराकिज काफी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके जरिए खवातीन के हुकूक और जिनसी मसावात के साथ साथ ईच एंड इक्वल के पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।